अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है। मैं ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था अध्यक्ष महोदय उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों से पाला पोसा। सिंदूर नाम देते हो, भावनात्मक खेलते हो लोगों से। सिंदूर किसका छीना गया? हमारी बहनों का सिंदूर छीना गया ना। सरकार ने अपने संकल्प को फिर दोहराया और एयर स्ट्राइक करके पूरे प्रशिक्षण केंद्रों को तबाह किया। कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। हम बता देना चाहते हैं कि ये एक नया भारत है और आतंकवादी हमले के बाद ये भारत मोमबत्तियां नहीं जलाता, ये दुश्मनों की चिता को जलाता है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। मैं पूरे देश की तरफ से सेनाओं के सभी जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं अध्यक्ष महोदय। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर देश की संसद में चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ पहलगाम का बदला ले लिया गया है। आपको याद होगा पहलगाम की ये तस्वीरें, जब आतंकी बैसरन घाटी में घुसे और नाम पूछ पूछ कर 26 लोगों को मार दिया था। ये हिला देने वाली तस्वीरें थीं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं और उसके बाद भारत के हमारे 26 लोग इस हमले में मारे गए थे। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये उन्हीं लोगों की है जिन्होंने बैसरन घाटी में अपनी जान दी थी। अब बारी थी बदले की। अगली तस्वीर देखिए, ये आतंकी शामिल थे बैसरन घाटी में हमला करने में और अब बदला ले लिया गया है। इनका हश्र देखिए। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं आतंकी नंबर 1, आतंकी नंबर 2 और आतंकी नंबर 3। 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। इन तीनों के चेहरों की हालत वो है कि जो आपको विचलित कर सकती है, इसलिए हमने इन्हें धुंधला किया है। तीनों को सेना ने मारा है। इनका यही हश्र होना था। इन्हें भी पता था इनकी जिंदगी सेना की एक गोली से ज्यादा नहीं है। उसके बाद देखिए, बेशक भागे भागे छिपे हुए फिर रहे थे, लेकिन अपने अंजाम तक पहुंच गए हैं। जो इन्होंने किया वही इन्हें वापस मिला है, सूद समेत। ये 3 आतंकी आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, तीनों को सेना ने ढेर किया है। कहां छिपे थे, कैसे सेना पहुंची, कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन इनकी एक और तस्वीर देखिए, ये यहीं थे जंगलों में। सेना ने ऑपरेशन शुरू किया, कई घंटे तक फायरिंग चली और उसके बाद देखिए इनका हश्र। तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए। इनके पास से असलहा, गोला बारूद मिला है। आप इनके पास देख रहे हैं वो राइफल। इनके पास जहां इनको ढेर किया गया वहीं इनके आसपास इनके कपड़े, इनके सामान, यहीं ये छिपे हुए थे अब तक। अब ये पहलगाम आतंकी हमले का बदला पूरा हुआ है। अब कोई टेंशन मतलब हम साथ। पहलगाम में आतंकियों ने देश की इज्जत पर हमला किया था। नाम पूछ पूछ कर आतंकियों ने 26 बेगुनाहों को गोली मार दी थी। पूरा देश इंतकाम की आग में जल रहा था और कह रहा था बदले की मांग। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद अब पहलगाम के गुनहगारों का हिसाब हो रहा है। जो आतंकी जंगल पहाड़ों में छिपकर जान बचा रहे थे, देश के जवान उन्हें चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान से आए ऐसे 3 दहशतगर्दों का काम तमाम हो गया है। विदेशी हथियार और पाकिस्तान की चाल भी आतंकियों को बचा नहीं पाई, क्योंकि सेना ने तय कर लिया कि पूरा करेंगे हिसाब और पहलगाम के हर गुनहगार को करेंगे साफ। आइए अब आपको बताऊं वो आतंकी कहां छिपे हुए थे। वो 3 आतंकी, सबसे पहले उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है वो तस्वीरें। पहली तस्वीर आतंकियों की दिखाई प्लीज। ये आप देख रहे हैं हमजा,
ये वो हमजा है जो ढेर किया गया है। ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं सुलेमान शाह की, और ये एक और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 3 आतंकी कहां छिपे हुए थे वो तस्वीर दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये है वो जगह, सैटेलाइट इमेज। अगर आप देखिए, इस जगह का नाम है लिडवासा। ये लिडवासा, लाल घेरे में जो गोल घेरा आपको नजर आ रहा है, ये है लिडवासा। ये पहाड़ी इलाका है, ये जंगली इलाका है, और इसी पहाड़ी और जंगली इलाके में ये आतंकी छिपे हुए थे। अब आइए मैं आपको बताऊं, ये जगह पहलगाम से कितनी दूर है। श्रीनगर के में आती है जहां ये आतंकी छिपे थे, और पहलगाम से भी ज्यादा दूर नहीं है। जहां आतंकियों ने हमला किया उससे कुछ किलोमीटर दूर ये पहुंचे थे जहां इन्हें ढेर किया गया है। ये आप देख रहे हैं बाइसरन घाटी, पहलगाम, और यहां से 40 किलोमीटर दूर आप देख रहे हैं लिडवासा, जहां इन 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। अब इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। इस ऑपरेशन को चलाने के लिए कुछ खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया इन आतंकियों को ढूंढने के लिए। आप देख रहे हैं देसी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ये आतंकी कहां छिपे हैं, जंगल में छिपे थे, जंगल में किस जगह पे छिपे हैं, इसके लिए खास थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अगली तस्वीर देखिए, ड्रोन के अलावा ये थर्मल इमेजिंग डिवाइस है, इसका इस्तेमाल किया गया। यानी हवा से पहले देखा गया कहां आतंकी हैं, फिर इस तरह की डिवाइस से पता किया गया जहां भी जिंदा चीज मौजूद होती है घने जंगल में, इस तरह की थर्मल डिवाइस से पता चल जाता है। उसके बाद ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ वो देखिए जरा। इस तरह की पहाड़ी थी, ऊपर आप ड्रोन देख रहे हैं। इस ड्रोन के जरिए यह पता चल जाता है जहां भी इंसान है, कोई जान है, क्योंकि बॉडी की जो गर्मी होती है, ये वो थर्मल डिवाइस है जो बॉडी की गर्मी से पता चल जाता है कि इस जंगल में कोई जिंदा चीज है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 2 बड़े ऑपरेशन शुरू किए। पहले ऑपरेशन सिंदूर से पाक और पीओके आतंकी कैंप तबाह किए गए। फिर पहलगाम के आतंकियों पर एक्शन के लिए ऑपरेशन महादेव चलाया गया। सेना को इनपुट मिला कि पहलगाम के गुनहगार महादेव पहाड़ी इलाके पर हैं, और इसलिए सेना और पुलिस ने मिलकर शुरू कर दिया ऑपरेशन महादेव। 96 दिनों से खुफिया तरीके से वो आतंकियों की घेराबंदी में जुटे थे। पहलगाम हमले में इस्तेमाल हथियार और उपकरण पर उसकी नजर थी। पता यह चला कि आतंकी मोबाइल के बजाय सैटेलाइट फोन इस्तेमाल कर रहे थे। मारे या पकड़े जाने के डर से हमले के फौरन बाद सैटेलाइट फोन बंद कर दिया था। खबर है कि 11 जुलाई को आतंकियों ने एक बार सैटेलाइट फोन ऑन किया। सेना और पुलिस ने इस आधार पर आतंकियों की घेराबंदी की, लेकिन तब आतंकियों ने फिर से सैटेलाइट फोन बंद कर दिया। लेकिन 26 जुलाई को सैटेलाइट फोन ऑन किया तो सुरक्षा बलों ने लोकेशन भांप ली। फिर ड्रोन कैमरे से सटीक लोकेशन और मौजूदगी का पता किया। सेना के इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल थी। 28 जुलाई की सुबह सुरक्षा बलों ने इलाके और आतंकियों को घेर लिया। आतंकियों के भागने के रास्ते बंद हो गए थे तो वो फायरिंग करने लगे। करीब 6 घंटे तक जंगल में एनकाउंटर चला और तीनों आतंकी मारे गए। खास देसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। सेना ने स्वदेशी ड्रोन और रडार का इस्तेमाल किया इस ऑपरेशन में, जिससे घने जंगल में छिपे आतंकी भी पकड़ में आए। सेना को हाल में नई तकनीक से लैस डिवाइस मिले थे। थर्मल इमेजिंग, रात में भी गतिविधियां देखी जा सकती हैं इसमें। पहलगाम के गुनाहगारों के लिए सेना ने यही किया। वो दिन रात आतंकियों की तलाश में जुटी रही। इस बात का भी ध्यान रखा कि आम लोग चपेट में ना आए। आतंकियों के पास हैंड ग्रेनेड और भारी हथियार थे। आईडी को निष्क्रिय करने के लिए रोबोटिक सिस्टम इस्तेमाल किया गया, और जब पूरी तरह से आतंकी जाल में आ गए तो ढेर कर दिया गया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। इस ऑपरेशन के बाद, इस कामयाबी के बाद, बदला लेने के बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ 22 अप्रैल से, उस दिन से आज तक हमारे फोर्सेस जो हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, इनके पीछे हम लगे रहें। अगर आज इनमें से एक भी जो है एनकाउंटर में मारा गया तो अच्छी बात है। पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ चला रही है, जिसमें आतंकवादी एलिमिनेट होते हैं। मुझे लगता है कि उसको तो ज़्यादा मीडिया हाईलाइट करती है, लेकिन ऐसे अनेक ऑपरेशन जिससे लोगों की ज़िंदगी बचती है वो हमारे ध्यान में नहीं आता। मैं सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और इस ऑपरेशन में लगे सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूँ। 3 आतंकी हमले में शामिल थे। ये मैं समझता हूँ कि पुलिस इसको डिटेल में बताए। We were debating this issue today
जब हम ऑपरेशन सिंदूर पर बहस कर रहे हैं तो हम में से कुछ लोगों ने समाचारों में देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन महादेव चलाया जा रहा है और खबर आ रही है कि आज मारे गए आतंकवादियों में कम से कम एक आतंकवादी पहलगाम हमले में शामिल था। अब देखिए जरा कौन से आतंकी मारे गए ये। जिन आतंकियों ने हमला किया था पहलगाम में, उन पर देखिए इनाम रखा गया था 20-20 लाख का। बाकायदा वांटेड के पोस्टर छपे और इनकी पहचान बताने वालों को 20 लाख का इनाम की बात की गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये जो शख्स आप देख रहे हैं मूसा, ये मूसा भी इस आतंकी हमले में शामिल था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे भी ढेर कर दिया गया है इस हमले में। तो पहलगाम के उन गुनाहगारों को ढेर किया गया है। कौन कौन इसमें शामिल थे देखिए जरा। यह है मूसा उर्फ सुलेमान, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था और हिंदुओं का नाम पूछकर हमले का प्लान इसी का था। पाकिस्तान का मूसा ए कैटेगरी का खूंखार आतंकवादी था। पहलगाम के बाद उस पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। देश में 6 बड़े आतंकी वारदातों में उसका सीधे हाथ था। वो पाक की एसएसजी यूनिट में पैरा कमांडो भी रह चुका है। बाद में लश्कर में शामिल होकर आतंकी गतिविधि से जुड़ गया। 2022 के बाद वो घुसपैठ कर भारत आया और दक्षिण कश्मीर में आतंकी अभियान में जुटा था। जंगल और पहाड़ों में रहने में ये बहुत माहिर था। नाम और चेहरे बदल कर चकमा देता रहता था। यासिर भी पाकिस्तान से आया खूंखार आतंकी था और मूसा की तरह वो भी पाकिस्तान का एसएसजी कमांडो रह चुका है। पाकिस्तान के लश्कर कैंप में उसकी ट्रेनिंग हुई थी। खबर है कि उसने मूसा को पहलगाम हमले में मदद की। हथियार से लेकर भागने तक में इसका साथ दे रहा था। काफी दिनों से सुरक्षा बलों के रडार पर था। अबू हमजा भी पाकिस्तान का रहने वाला था, इसे भी ढेर कर दिया गया। कई सालों से कश्मीर में आतंकी नेटवर्क फैला रहा था। पहलगाम हमले में पहले इसका नाम नहीं आया, लेकिन खबर है कि अबू हमजा का भी उसमें हाथ था। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं, उससे पहले आपको सुनाऊं, सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। ऐसे आतंकवादियों को मार करके धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को संदेश दिया कि अगर दोबारा हिंदुस्तान पे अगर तुमने धर्म पूछ करके, जाति पूछ करके आक्रमण करने का प्रयास किया तो तुम्हारी कब्रें हिंदुस्तान में खोद दी जाएंगी। हम भारत की आवाम, भारत की जनता, हम भारत की सेना के साथ हैं। जब तक वो 26 की बजाय वो 2600 हो, चाहे 26,000 हो, सारे आतंकवादी चुन चुन के मारे जाने चाहिए। पहलगाम का बदला ले लिया है और अभी तो जो छुपे हुए पहलगाम के आतंकवादी हैं उनको भी ढेर करना है। जानदार सेना ने धुआं उड़ा दिया। जो 4 आतंकी थे उसमें एक मेन जो मूसा था, उसके समेत 3 आतंकियों को मार गिराया है। उपलब्धि तो है ही, बहुत बढ़िया काम कर रही है। इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, बट हाँ काफ़ी हद तक जो उन्होंने पहलगाम में किया उसका उनको जवाब मिला है और भारत ने जो भी किया बहुत ठीक किया और बहुत सही किया। ये तो बहुत ही अच्छा किया है। ये हमारे हिंदुस्तान का सर सेना ने जो है ऊंचा कर दिया पूरे विश्व में और उनको ढेर करके मारा है। तो हमारे जो बहनें को सिंदूर उजड़े हैं उनके बदला जो आज पूरा हुआ है और हमें सेना पे गर्व है और ये हमारी सेना ऐसे ही ऑपरेशन और भी करती रही। अब तक बचे पड़े थे आतंकवादी, अब मारे गए। हमारी सेना बहुत मजबूत है और कामयाब है। ऐसे ही काम करती रहे तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। और इस हमले के बाद, एनकाउंटर के बाद देखिए, ये आप देख रहे हैं चिनार कॉर्प्स ने बाकायदा ट्वीट किया और बताया 3 टेररिस्ट मार दिए गए भीषण गोलीबारी में। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये हथियार बरामद हुए आतंकियों से बरामद, देख रहे हैं आप। ये राइफल, अत्याधुनिक राइफल इनके पास से बरामद हुई है। ये लेकर जंगलों में छिपे हुए थे ये लोग। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है दाचीगाम नेशनल पार्क। इस जंगल को देखिए, कितना घना जंगल है। इस जंगल में आतंकी छिपे हुए थे और यहां इन्हें ढूंढना कितना मुश्किल काम था, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहलगाम में अटैक करने के बाद त्राल के जंगल से ये इस जंगल तक आए। देखिए जरा, आखिर लगभग 3 महीने तक ये आतंकी कहां और कैसे छिपे हुए थे। पहलगाम हमले के बाद आतंकी दरअसल बचते भाग रहे थे। वो ऐसी जगह पर छिप रहे थे जहां से पकड़ में ना आए और इसके लिए उन्होंने कश्मीर के घने जंगलों का सहारा लिया। लिडवास श्रीनगर के बाहरी इलाके में ऐसा ही जंगल था। यह कश्मीर के दाचीगाम नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ था।
और दाचीगाम का जंगल 140 किलोमीटर के बड़े इलाके में फैला है। इस जंगल का एक हिस्सा पहलगाम से भी जुड़ता है और दूसरा हिस्सा दक्षिण कश्मीर के त्राल से। लेकिन जंगल और पूरे बॉर्डर में सुरक्षा बल बहुत मुस्तैद हैं, इसलिए वो जंगल में ही अलग अलग ठिकानों पर छिपे हैं। जंगल में कहां सुरंग है, कहां पहाड़ी है, उन्हें पता है। इन आतंकियों ने इलाके में बड़ा नेटवर्क फैला रखा था जो इन्हें इस बात की पहले से पूरी जानकारी देते थे और ऐसे हालात में फंसने पर उन्हें पूरी मदद भी देते थे, जैसे खाने से लेकर इलाज तक की सारी मदद। और इसी वजह से 3 महीने से ज्यादा वक्त से वो जंगल में छिपे रहे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद। तीनों पाकिस्तानी टेररिस्ट जो मारे गए हैं, लश्कर तोयबा जिसको टीआरएफ आजकल कहा जाता है उससे ताल्लुक है और इनसे काफी असला बारूद मिला है। एक तो इनसे अमेरिकन M4 राइफल मिली है और 2 से AK-47 मिली और 17 ग्रेनेड मिले हैं। तो कितना इनको असला बारूद इनके पास था। मुझे लगता है श्रीनगर के पास अगर ये वहां आए हैं तो वहां छुपे हुए थे, क्योंकि ऐसी डिफिकल्ट जगह पे ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये क्रेडिट जाता है जो जिन्होंने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिन्होंने ये ऑपरेशन स्पेसिफिक इनपुट जनरेट की। तो देशवासी उनका एहसानमंद रहेंगे। बहुत बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ, अपना कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं समझता हूं पहलगाम का बदला ले लिया गया। और अब देखिए ये ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया और किसने अंजाम दिया, किसने बदला लिया है। बाकायदा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जानकारी मिली आतंकियां छिपे हुए, उसके बाद देखिए जरा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। और इसमें बड़ा रोल निभाया है चिनार कॉर्प्स ने। चिनार कॉर्प्स के अलावा राष्ट्रीय राइफल्स ने। जिस वक्त पहलगाम के गुनाहगारों पर सवाल उठ रहे थे, उसी वक्त चिनार कॉर्प्स ने 3 दहशतगर्दों के खात्मे का ऐलान किया। बॉर्डर पर चिनार कॉर्प्स को दुश्मनों का काल भी कहा जाता है। आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में इस टुकड़ी का बड़ा योगदान रहता है। इसका मुख्यालय श्रीनगर में है, लेकिन नजर पूरे जम्मू कश्मीर में रहती है। घाटी में दुश्मनों का चुन चुन कर सफाया करने के लिए जाना जाता है और कश्मीर घाटी में सेना की हर बड़ी कार्रवाई की जिम्मेदारी इसी कोर के पर होती है। इस कोर ने पाकिस्तान से हुई अब तक की सभी जंगों में शिरकत की है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में भी इसी टुकड़ी ने पराक्रम दिखाया और बॉर्डर के पास पाकिस्तान की चौकियों को तबाह किया था। चीन के साथ हुए मिलिट्री ऑपरेशन में इस कोर ने हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई इसी कोर के कमांडर रहे हैं। वही राजीव घई जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिटेल दी थी और पाकिस्तान के एक एक झूठ को बेनकाब किया था। अब सुनिए जरा, आज बदला पूरा हुआ। वो पीड़ित परिवार क्या कह रहे हैं जिन्होंने अपनों को पहलगाम में खोया है। हाँ जी, वो तो बहुत अच्छा सबूत हुआ है तो और हम लोगों को इससे इंसाफ मिला है। इन लोगों का खात्मा होना चाहिए जो ये बेगुनाह लोगों को, निहत्थे लोगों का कत्ल करते हैं, तो इनका तो खात्मा ही होना चाहिए। मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मतलब पहले से ही हमारा साथ दिया। उन्होंने हमें मतलब मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करवाया, वो भी मतलब एक बहुत अच्छा कदम था उनका। उनको एक करारा जवाब ये हमारी सरकार की तरफ से मिला है। हम इनसे मुत्तफिक हैं, हम खुश हैं इसे। और ऑपरेशन सिंदूर पर आज संसद में भी बहस हो रही थी। ताज्जुब यह है कि एक तरफ पहलगाम का बदला लिया गया, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर पहले तो हंगामा शुरू हुआ, बहस बाद में शुरू हुई। ये आप देख रहे हैं, ये लोकसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप सभी दल के नेता के साथ मेरी वार्ता हुई थी और सभी दल के नेताओं ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। और मैंने सहमति दी थी, सरकार ने सहमति दी थी। अब फिर आग्रह कर रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने दें। जो सारे विषय हैं उन सारे विषयों पर कभी भी सदन में। और उसके बाद देखिए चर्चा शुरू हुई। राजनाथ सिंह, गौरव गोगोई, गृह मंत्री अमित शाह और ललन सिंह बोलने के लिए खड़े हुए।
आपको बताऊं, सबसे पहले रक्षा मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा? रक्षा मंत्री ने कहा, हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा है। सेना ने आतंकियों से माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया है। हमने किसी के दबाव में पाकिस्तान से सीजफायर नहीं किया है। आज का भारत अलग तरह से सोचता और काम करता है। अगर कोई बातचीत की भाषा नहीं समझता है तो कड़े एक्शन लेने पड़ते हैं। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर समझौता नहीं करेंगे। मोदी जी की सरकार में परिस्थितियां बदल गई हैं, जरूरत पड़ी तो फिर घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ है। गौरव गोगोई ने कहा, ट्रंप 26 बार कह चुके हैं उन्होंने सीजफायर करवाया है। पीएम मोदी आज बताइए कि सीजफायर क्यों हुआ? अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टेकने के लिए तैयार था तो आप क्यों झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? विदेश मंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को संदेश दिया है, भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। 7 मई को भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमले किए, सीजफायर के लिए किसी ने मध्यस्थता नहीं की। हम परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेंगे। गौरव गोगोई ने हमारे सशस्त्र बलों की तारीफ नहीं की है। ललन सिंह ने कहा, क्या आपके मन में हमारे सैनिकों की कोई कदर नहीं है? ये यूपीए का ही दौर था जब देश में आतंकवाद फैला। पीएम मोदी की सरकार आतंकवाद को खत्म कर रही है। दीपेंद्र हुडा ने कहा, अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीजफायर की जरूरत क्या थी? सीजफायर की क्या शर्तें थीं? यह सरकार को, देश को बताना चाहिए। आइए अब आपको लिए चलता हूं लोकसभा। देखिए जरा सांसद क्या कह रहे हैं। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। ये क्या पाबंदी है? ये क्या पाबंदी है कि सीडीएस को ये कह रहे हैं कि हमारे लड़ाकू जहाज ने पहले दिन गलतियां हमने सुधारी और दूर से हमने आक्रमण किया। क्या हम पास से नहीं कर सकते? ये जानकारी हमें दे। उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है। ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। आप बता रहे हैं कि कितना जहाज गिरा, मिसाइल आपका गिरा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश के सैनिकों का कोई महत्व नहीं है आपकी नजर में। और आप बात कर रहे थे इस देश में आतंकवादी घटना की। आतंकवादी घटना आज का है। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीज फायर की क्या जस्टिफिकेशन है? मगर दुख तो तब हुआ, देश के दिल में दुख हुआ कि देश की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं पे विराम, युद्ध विराम, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की भावनाओं पे विराम अमेरिका की एक ट्वीट ने आपके युद्ध विराम की घोषणा से पहले की। और इस बीच सोचिए, पहलगाम के आतंकियों को और मास्टरमाइंड को सेना ने मार गिराया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के करीबी पी चिदम्बरम सवाल उठा रहे थे कि कैसे पता कि ये जो आतंकी आए थे पहलगाम में पाकिस्तानी थे। पहलगाम हमले पर जो आतंकी आए वो पाकिस्तानी थे, इस पर सवाल उठाए पी चिदम्बरम ने। एनआईए के पास इस बात के क्या सबूत हैं? क्या पता वो देश के ही आतंकवादी हो। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, क्या कांग्रेस को चेहरे से नकाब उतरने का डर है? आतंक और आतंकवादियों से उनके क्या संबंध है? चिदम्बरम जी सबूत क्यों मांग रहे हैं? पाकिस्तान जो भाषा बोलता है वही कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस इससे पहले दिल्ली में सत्ता में थी, उनके पास जानकारी के कुछ स्रोत हो सकते हैं, अखिलेश ने कहा। इमरान मसूद ने कहा, सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए कि पहलगाम के कातिल जिंदा हैं, वो कहां से आए और वारदात को अंजाम देकर कहां चले गए? क्या उन्हें एयरलिफ्ट किया गया या एयर ड्रॉप किया गया? हमें जानने का अधिकार है और यह बताने का काम सरकार का है। अनुराग ठाकुर ने कहा, जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है तो पाकिस्तान भी खुद
अपनी उतनी पैरवी नहीं करता है जितनी राहुल गांधी की कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाक का साथ देना जरूरी है? संजय सिंह ने कहा हो सकता है चिदम्बरम को कोई खास जानकारी हो, लेकिन सरकार कह चुकी है कि वो पाकिस्तानी आतंकी थे। पाकिस्तान का भारत में आतंक फैलाने का इतिहास रहा है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। चिदम्बरम साहब तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, और चिदम्बरम जी जो बोल रहे हैं वो कहीं ऐसा नहीं है कि चिदम्बरम जी ही बोल रहे हैं, ये कहीं न कहीं गांधी परिवार, राहुल गांधी और ये कांग्रेस की ही वाणी है जो चिदम्बरम साहब उसको आर्टिकुलेट कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, सरकार बताए ये आतंकवादी कौन है, कहां से आए, जिंदा अब तक कैसे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा मोदी सरकार। आगे चिदम्बरम ये क्यों कह रहे हैं? सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ कहां से? पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है वही भाषा चिदम्बरम और कांग्रेस बोल रही है। बेकार की बात कर रहे हैं। आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि पहलगाम के कातिल जिंदा हैं। कहां चले गए? जमीन निकल गई कि आसमान निकल गया? कहां चले गए? वो कौन है? वो ये बताने का काम हमारा है, ये बताने का काम सरकार का है। चिदम्बरम जैसे लोग, ये हमेशा कांग्रेस की मानसिकता रही है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलती है। सबूत मांग रहे हैं। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं, हम सबूत नहीं, अब आतंकवादियों को ताबूत भेजते हैं। मैंने सुबह भी कहा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। आज जो चिदम्बरम साहब ने कहा और जो हाउस के अंदर हुआ, पाकिस्तान परस्त कांग्रेस अब हो गई है। पाकिस्तान के सारे आतंकवादियों को चीन के सहयोग से कांग्रेस सहयोग दे रही है। तो आइए इस खबर के बाद आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, और दर्दनाक खबर, जो कल भी एक भगदड़ की खबर आई थी। मनसा देवी के बाद शिव मंदिर में भगदड़ मच गई है। कल हमने आपको दिखाया था कि मनसा देवी में हजारों भक्त पहुंच गए। अगली तस्वीर दिखाऊं, उसके बाद भगदड़ मची है, और इस भगदड़ में 6 लोगों की जान चली गई थी मनसा देवी में। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं आज क्या हुआ। लखीमपुर खीरी में है गोला गोकर्णनाथ का मंदिर, और यहां आज भगदड़ मची है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं, सावन का सोमवार था, भारी भीड़ थी, और उसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई यहां। अब देखिए, बाराबंकी का अफसानेश्वर मंदिर है। यहां भी सावन के सोमवार पर भारी भीड़ जुटी थी। अगली तस्वीर देखिए जरा, यहां मच गई भगदड़, और भगदड़ मचने पर 2 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मौके पर एम्बुलेंस पहुंची है। और उसके फौरन बाद एम्बुलेंस पहुंची मौके पर, और जो लोग दरअसल वहीं जख्मी हो गए थे, घायल हो गए थे, उन्हें देखिए, कुछ लोग बेहोश हो गए भगदड़ में, उन्हें सीपीआर दिया गया। उनकी छाती पर जोर जोर से दबाव डाला जा रहा है, जिससे जो बेहोश हैं उन्हें होश में लाया जा सके। जिनकी दिल की धड़कनें रुक गई, कोशिश किया गया कि दोबारा उनकी दिल की धड़कन आ सके, लेकिन 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। उसके बाद देखिए, कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्ट्रेचर पर आप लोग देख रहे हैं, अस्पताल में लोग देख रहे हैं, अपनों को पहुंचे हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि होश में आ जाएं किसी तरह से। और आइए इस मंदिर में कैसे भगदड़ मची है ये आपको बताता हूं। कल मनसा देवी में मची थी, जिसके बाद अफसानेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बाराबंकी में है, वहां का प्रसिद्ध मंदिर है। इसी वजह से यहां देर रात से ही दर्शन के लिए कतारें लग गई थी।
सावन के तीसरे सोमवार के दिन भीड़ और ज्यादा थी। रात 2:30 बजे के करीब, 2:30 से 3 बजे के करीब 3000 श्रद्धालु दर्शन के लिए कतार में लगे थे, लेकिन वहां बंदर के कूदने से बिजली का एक तार टूट गया और यह तार श्रद्धालुओं के ऊपर बने हुए टीन शेड पर गिरा। बिजली का तार गिरने से करंट टीन शेड के खंभों में उतर आया, जिसकी चपेट में कतार में खड़े हुए कई श्रद्धालु आ गए। बिजली के करंट से बचने के लिए अचानक भगदड़ मच गई। भागने के दौरान लोग एक दूसरे को कुचलते हुए निकल गए। करंट से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 घायल हो गए। सभी घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। डिप्टी सीएम ने इस मामले में डीएम से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी। मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। अस्पताल में 5 श्रद्धालुओं की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सुनिए जरा प्रशासन का क्या कहना है। बहुत ही दुखद घटना है और पूरी घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय से 24 आवर्स में रिपोर्ट्स मांगी गई है और घटना के कारणों की जांच के साथ साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सभी जो हमारे मंदिर शिवालय हैं जहां पर श्रद्धालु एकत्र हो रहे हैं, वहां भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं पूरे प्रदेश में। मॉर्निंग में सीनियर ऑफिसर्स वहाँ गए थे, एडीजी जोन, आईजी रेंज और कमिश्नर वहाँ पर गए थे, डीएमएसएसपी थे ही वहाँ पर। एक बंदर के एक तार पर लटकने के कारण वो तार जो था ऊपर जो टीन शेड था उस पर टच करा, जिससे कि जो मंदिर का ऊपर का एरिया था बारिश भी हो रही थी तो उस वजह से उसमें करंट आ गया, जिसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। तार टूटने की वजह से वो शेड पर गया, शेड में कुछ करंट आ गया, जिसकी वजह से 19 लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक हुआ, सीएचसी हैदरगढ़ और सीएचसी चौधरी में ले जाए। अब देखिए, सावन का सोमवार था, हर मंदिर में भीड़ थी। ये तस्वीर देखिए जरा, ये उज्जैन के महाकाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। हजारों भक्तों का सैलाब था आज के दिन। अगली तस्वीर देखिए जरा, काशी विश्वनाथ वाराणसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। वहां भी लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे। और इससे पहले कल हरियाली तीज था। इस मौके पर देखिए जरा, बांके बिहारी मंदिर में यहां भी भारी भीड़ थी। ये बांके बिहारी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मथुरा की। अब देखिए मंदिरों में हर दिन कितने लोग पहुंच रहे हैं, खासतौर पर प्रसिद्ध और बड़े मंदिर, और कितना चढ़ावा और दान आता है। महाकाल मंदिर एमपी के उज्जैन में है और आम दिनों में यहां 20 से 50 हजार श्रद्धालु दर्शन करते हैं। सावन में 1 से 2 लाख श्रद्धालु दर्शन करते हैं हर दिन। पिछले 12 से 24 जुलाई तक 25 लाख भक्तों ने दर्शन किए और इन 12 दिनों में 7 करोड़ 88 लाख मंदिर की में कमाई हुई है। यानी हर दिन मंदिर में 65 से 70 लाख रुपए चढ़ावा चढ़ता है और दान आता है। काशी विश्वनाथ वाराणसी में है, 1 लाख श्रद्धालु रोज यहां दर्शन करने पहुंचते हैं, जबकि सावन में हर दिन 5 से 6 लाख श्रद्धालु दर्शन करते हैं। सावन में हर दिन की कमाई लगभग 60 लाख से 1 करोड़ तक है। यहां के मुख्य पुजारी की तनख्वाह जो है वो भी 90,000 रुपए महीना है, जबकि जूनियर पुजारी की 80,000 और सहायक की 65,000 है। अयोध्या के राम मंदिर में हर दिन 3 लाख श्रद्धालु दर्शन करते हैं। सावन, रामनवमी और प्रतिदिन 50 लाख से 1 करोड़ की कमाई होती है इन मौकों पर। अयोध्या राम मंदिर की सालाना कमाई करीब 400 करोड़ रुपए। पिछले 5 सालों में 20 किलो सोना और 13 क्विंटल चांदी दान आया है। औसतन हर दिन यहां 50,000 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। शनिवार और रविवार को यही संख्या 1 लाख तक पहुंच जाती है और हर दिन मंदिर की कमाई 50,000 से 1 लाख तक होती है और हर महीने दान पेटी से 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक आते हैं। बांके बिहारी मंदिर के बैंक खाते में करीब 300 करोड़ रुपए जमा है। आंध्र प्रदेश में स्थित प्रभु वेंकटेश्वर को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर है। सामान्य दिनों में यहां हर दिन 1 लाख श्रद्धालु दर्शन करते हैं और
केश दान, प्रसाद समेत अन्य सेवाओं से मंदिर को कमाई होती है। इस मंदिर की सालाना आय करीब 1600 करोड़ के आसपास है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं बिहार में बवाल पिछले कई दिनों से जारी है और यह बवाल संसद में भी चल रहा है। वोटर लिस्ट को हरी झंडी मिल गई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था, लेकिन आज संसद में भी देखिए प्रदर्शन हो रहा था। संसद के बाहर आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस पे पिछले कई दिनों से हंगामा बिहार में भी चल रहा था। बिहार की विधानसभा में विधायक प्रदर्शन कर रहे थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। देखिए आज कोर्ट में क्या हुआ इस मामले पर। बिहार में नई वोटर लिस्ट पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर रोक से मना कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई तल्ख सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक पूछा है कि आधार कार्ड क्यों नहीं स्वीकार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर कार्ड और राशन कार्ड स्वीकार नहीं करने पर भी सवाल पूछे, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा राशन कार्ड पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह बहुत बड़े पैमाने पर बना है और फर्जी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर बात फर्जीवाड़े की है तो धरती पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसका फर्जीवाड़ा ना किया जा सके। आखिर 11 दस्तावेज स्वीकार करने का आधार क्या है? इन सभी दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा भी नामुमकिन नहीं है। यह प्रक्रिया बड़े पैमाने पर नाम काटने के बजाय जोड़ने की है, जिसके बाद कोर्ट ने इस दस्तावेज को शामिल करने को कहा है और कल सुबह 10:30 बजे तक चुनाव आयोग को जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट कल इस पर सुनवाई करेगा और अगली तारीख तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के खिलाफ 11 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या मुसलमान हो, जो प्रस्थ हैं, जो दूसरे से ज्यादा प्रेम ये तुष्टीकरण की सीमा पार करते हैं, ये उसी के लिए हाय तो मचा रहे हैं कि ये नाम कटा क्यों। एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने के नाते अब लाखों में वोट कट जाए, वोटिंग राइट समाप्त हो जाए, तो पॉलिटिकल पार्टी इसको कैसे देख सकती है। तो हम लोग के इश्यूज को तो वो सब कर ही रहा है। वो भी कह रहा है कि नहीं आधार कार्ड को क्यों नहीं आप मान रहे हैं, वोटर आइडेंटिटी कार्ड को क्यों नहीं मान रहे हैं, राशन कार्ड को आप क्यों नहीं मान रहे हैं। तो ये तो बात पुख्ता हो गया कि जो हम लोग कह रहे थे वो सही बात है। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है उससे बिहार में जो बिल्कुल समाज में निचले तबके के लोग हैं, आर्थिक सामाजिक तौर पर उनको दिक्कत आ सकती है, उनका नाम कट सकता है। और इलेक्शन कमीशन अभी तक बहुत पारदर्शी तरीके से उस चीज़ को नहीं कर रहा है कि जिन लोगों का नाम काटा जा रहा है, इनका नाम गलत था या डुप्लीकेट है, उसका नाम प्रॉपर जारी करके सारे स्टेक होल्डर्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। अब देखिए सवाल यह है कि कोर्ट ने तो कह दिया रोक नहीं लगेगी और अभी बीएलओ और दूसरे एजेंट्स दरअसल लिस्ट तैयार कर रहे हैं। दावा है कि 65 लाख लोग अब बाहर जाने वाले हैं इस लिस्ट से। 65 लाख लोग बाहर जाएंगे तो कितना असर पड़ेगा वो देखिए। बिहार में 1 अगस्त को नई वोटर लिस्ट जारी होगी और नई वोटर लिस्ट में 65 लाख वोटरों के नाम काटे जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 22 लाख वोटर की मौत हो चुकी है। 7 लाख लोग ऐसे मिले हैं जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर हैं। 36 लाख वोटर या तो पलायन कर चुके हैं या उनका अता पता ही नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है 25 जुलाई को एसआईआर का पहला चरण पूरा हुआ। इसमें 65 लाख लोग अपने पते पर नहीं मिले, इसलिए लिस्ट में इनका नाम नहीं होगा। चुनाव आयोग ने कहा किसी योग्य मतदाता का नाम सूची से छूट गया है या किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम गलती से जुड़ गया हो तो 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपत्ति या दावा कर सकते हैं। इसके लिए गणना फॉर्म भर सकते हैं, जिसके बाद वोटर लिस्ट की जांच होगी। जांच के बाद उसका नाम जोड़ा या हटाया जा सकेगा। फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। एसआईआर का असर देखिए क्या होगा कि 65 लाख नाम कट जाएंगे तो औसतन हर विधानसभा से 26,000 नाम कटेंगे। 2020 में 189 सीटों पर इससे कम वोटों से हार जीत तय हुई है और इसमें एनडीए
को लगभग ज्यादा और बाकी इंडी गठबंधन को है। तो सवाल यह है कि इस स्थिति में कि इंडिया गठबंधन भी बवाल करेगा, क्या कह रहे हैं सुनिए जरा शहनवाज हुसैन और सुधाकर सिंह। अभी तो वो कह रहे हैं कि वो 35 लाख हो जो बिहार के लोग जो दूसरे राज्यों में बस गए हैं, 22 लाख की मौत की बात कर रहे हैं। आप जोड़ लें 65 लाख में अगर तो बचा कितना वोट। जाहिर है कि वो जो एक फर्जी दावे कर रहे थे चुनाव आयोग के द्वारा विदेशी नागरिकों के आड़ में बिहार के स्वच्छ मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने से रोकने का जो उनका षड्यंत्र है उसको हम लोग बेनकाब करेंगे। जो लोग स्वर्ग से धार गए उनका नाम नहीं है, जो जन्नत में है वो कैसे वोट डालेंगे। तो इस पर जिस तरह का विवाद किया जा रहा है वो गलत है और इसका वोट का रिवीजन चल रहा है। अब सेकेंड फेज का भी होगा। ये अच्छा काम इलेक्शन कमीशन ने किया है। और आइए अब सीधे आपको लिए चलता हूं लोकसभा, जहां असदुद्दीन ओवैसी ऑपरेशन सिंदूर पर बोल रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए। मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खारजा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़वियत को फैलाने के लिए बनाया गया। उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा, यह आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। मैडम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा? हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा जो नहीं मालूम कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं? वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको ये नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। बड़ा ये आपके कैसा होगा ये? मैडम, मेरा सवाल हुकूमत से यह भी है कि हम कोई एडवर्सेरियल कंट्री नहीं है अमेरिका के लिए, हम दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। क्या क्या एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया, तो क्या ये दोस्ती निभा रहे हैं? मैडम, मैं हिस्टोरिकल एग्जांपल दे रहा हूं। क्रुश्चेव और टीटो, क्रुश्चेव ने दबाव डाला, टीटो ने कहा मैं नहीं मानता, मैं नैम ज्वाइन करूंगा। मैडम, फ्रांस और यूएसए, डिगोल को जब यूएसए ने दबाव डाला तो डिगोल ने कहा कि तुम दोस्त हो मगर हमारी खारिजा पॉलिसी आजाद ना है। मैडम, वहीं पर आप देखिए गुजराल साहब, जिसको कहते सबसे कमजोर थे, वजीर आजम थे, उन्होंने बहादुरी का मजारा है कि रिफूलिंग करने नहीं दिया। वियतनाम 20 साल यूएसए से लड़ा मगर झुका नहीं, और हम उनको बोल भी नहीं पा रहे, हम तो कोई दुश्मन मुल्क तो नहीं है अमेरिका के, ये आपको समझने की जरूरत है। और मैडम, यहां पर वजीर खारजा ने कहा वो चीन गए, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि चीन के इक्विपमेंट एक लाइव लैब था हमारे उनके लिए। क्या आपने कहा चीन को कि तुमने क्यों दिया पाकिस्तान को हथियार? आप नहीं कहे। और मैडम, आप जानते हैं
कि रक्षा मंत्री ने कहा कि स्विफ्ट एंड प्रोपोर्शनेट, तो फिर जो इंडोनेशिया मिलिट्री अटैचे ने कहा कि हमको कहा गया मत मारो, हम सेल्फ डिफेंस में भी नहीं मार सकते थे पाकिस्तान को। और अगर आप ट्रंप के बयान को गलत कह रहे हैं कि 5 एयरक्राफ्ट नहीं गिरे, मैं यकीन करता हूं आपकी बात का। आप हमारे पायलट्स को कमेंट करिए ना, हमारे पायलट्स को कमेंट करिए कि हम अपने पायलट्स की तारीफ करते हैं, आप वो भी नहीं करना चाहते। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं मैडम कि क्या फ्रांस ने हमको सोर्स कोड नहीं दिया जिसकी वजह से हमारे एयरक्राफ्ट को क्या नुकसान हुआ? आप मुस्तकबिल में आप हथियार खरीदेंगे तो क्या आप सोर्स कोड हासिल करेंगे? और मैडम मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब हुकूमत दे। हमारे पास सैंक्शन जो स्क्वाड्रन है 42 है, 60 साल के बाद सिर्फ 29 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 25 हैं, चीन के पास 50 से ज्यादा हैं। 6-11 साल से आप सरकार में हैं, सबमरीन नहीं है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है आप बताइए। और मैडम FATF में लाना पड़ेगा आपको। अगर आप विश्व गुरु हैं तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप G7 के कंट्रीज को, GCC को और चचा सैम को राजी कराइए कि पाकिस्तान को, मैडम खत्म कर रहा हूं, FATF में दोबारा लाया जाए। मैडम ऑल पार्टी मीटिंग हुई, देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है केंद्र सरकार में और स्टेट सरकार में। ऑल पार्टी मीटिंग में मैं था, केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, बैसारन मिडोस पर तो कोई जा ही नहीं सकता, जून से पहले इजाजत लेना पड़ेगा। बाद में हमको मालूम हुआ कि साल भर खुला रहता मिडोस सिवाय बारिश और स्नो के। ये कॉन्ट्रडिक्शन है केंद्र सरकार में। वहां पे मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं मैडम आपके जरिए से कि कौमी सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को, खारिजा पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को राजनीति का मुद्दा मत बनाइए, राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। ये हमारे मुल्क में मुफाद होगा, हमारे मुल्क के इत्तेहाद और एकजुटती को आप एक वोट का जरिया मत बनाइए। और मैं एक आखिरी बात पूछ रहा हूं मैडम, क्या चीन ने हमसे कहा था कि सीज़फायर कर लो? और कैसे पाकिस्तान ने हमारे पायलट्स की बातों को सुना कि हमारा कम्युनिकेशन एनक्रिप्ट नहीं है? मैडम आखिर में मैं अपने शेर से इस अपनी बात को खत्म करूंगा कि अपने ही हाथों से सर अपना कटाना है हमें, मादर हिंद पे भेंट चढ़ाना है हमें। किस तरह मरते हैं एहरार वतन भारत पर, ये तमाशा है जो दुनिया को दिखाना है हमें। ये मैं भारत की उस बहादुर फौज के नाम पे करता हूं, मुसल्ह फौज के नाम पे करता हूं। ये शेर कहने वाला कोई बीजेपी का नहीं था, ये शेर कहने वाले का नाम शेर था, शहीद अशफाकुल्लाह। मैं फिर से हुकूमत से कह रहा हूं, पाकिस्तान टेररिज्म करेगा, आप तैयार हो जाइए। आप चीन से मोहब्बत, कितना इम्बैलेंस हुआ ट्रेड का, कितना इम्बैलेंस हो रहा है चीन से। अच्छा जब गलवान हुआ उस वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि मैं बात करूंगा, हमने कहा नहीं बात करेंगे, जरूरत नहीं है। आज ट्रंप हमारे से पहले बोलता है इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है, इख्तिदार में कोई यहां रहेगा कोई वहां रहेगा, मगर इख्तिदार में इकबाल होना चाहिए। बदबख्ती की बात यह है कि आपने इकबाल को खो दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। आपको बिहार लिए चलता हूं, बिहार में हालात क्या है देखिए जरा। बिहार में विधानसभा के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, बारिश के बाद ये बिहार का हाल है। विधानसभा के बाहर पानी भरा है, देखिए सामने से गाड़ियां निकल रही हैं, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा। कार को देखिए जरा, अगली तस्वीर देखिए जरा, ये है। अब मैं आपको अस्पताल लिए चलता हूं, पटना NMCH में अस्पताल के अंदर पानी भरा हुआ है। ये पटना में अस्पताल का हाल है। अगली तस्वीर देखिए, ये सचिवालय का थाना है और थाने के बाहर जरा पानी का हाल देखिए। पुलिस वाला कैसे किसी मामले में निकल कर जा पाएगा, या तो तैर के जाएगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। एक तरफ बिहार में पानी से हाल बेहाल है, दूसरी तरफ आरजेडी के विधायक हैं, ये आप देख रहे हैं भाई वीरेंद्र, इनका नाम आपने सुना होगा या इन्हें देखा होगा। इन्होंने एक पंचायत सचिव को धमकाया है, और वैसा सचिव जैसे आपने पंचायत सीरीज में फुलेरा गांव वाला सचिव देखा, वैसे ही इन्होंने सचिव को फोन लगाया। जरा सुनिए
सचिव ने इन्हें पलटकर क्या जवाब दिया। हेलो, हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है? रे इनसे बात करना है आपको? अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तू कहेगा कि बोलिए। तो अपना परिचय दीजिएगा तब ना। अरे भाई वीरेंद्र का नाम परिचय देना पड़ता है? भाई वीरेंद्र मेरा नाम है। तू नहीं जानता भाई वीरेंद्र कौन है तुम्हारा? भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है नहीं जानते हो तुम? नहीं जानकारी रहता तो ऐसे थोड़ा बतियाते हैं। कहाँ इंग्लैंड का है का तू? टेढ़िया तू है रे। मनेर का विधायक को नहीं जानता तुम? हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जो करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? हिंदुस्तान जानता है यार। तुम कह रहे कि भाई वीरेंद्र कौन है नहीं जानते हैं? अरे बोलता काहे नहीं है? अरे तो बोलिए ना, क्या बात है? आप प्रणाम करना चाहिए। हाँ प्रणाम विधायक जी, बोलिए। अरे ये रिंकी देवी का, रिंकी देवी का पति का बनना है अविनाश कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र। हाँ तो बनवाइए। आवेदन मेरे पास आया हुआ है उनका। आपका आवेदन गया हुआ है? कब का? देखिए टेढ़ई से काम मत कर। तू कर्मचारी है, कर्मचारी सन काम कर। हाँ तो अभी प्रेम से बतियाइएगा तो प्रेम से बतियाएंगे, ठीक है ना? नहीं जो जहाँ जो कुछ करना रहता है करना होगा, करते रहिएगा, कोई ऐसा डर नहीं है हमको, ठीक है? सीधा बतियाइएगा, सीधा बतियाएंगे, टेढ़ी बतियाइएगा, टेढ़ी बतियाएंगे। ऐसा डरने वाला कोई यहाँ पे है नहीं। अरे तुम इस तरह का भाषा बोलेगा रे? हाँ पहले आप ही ना उस भाषा में बोल रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि है तो आपको पहले प्रेम से बात करना चाहिए, पूछना चाहिए कि हाँ आपके पास आवेदन। कर्मचारी बोल रहे हैं तो हम कर्मचारी बोल रहे हैं। हम कहा भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, तो कौन भाई वीरेंद्र? हाँ तो हम नहीं जानते थे यहाँ का विधायक का क्या, विधायक जी का क्या नाम है? तू नहीं जानता है? तुम विधायक जी का नाम? हाँ नहीं जानते थे। तो तुमको नौकरी करने का अधिकार नहीं है मनेर में? जब नहीं जानते अपने प्रतिनिधि का नाम तो जाके लिखित दे दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। ट्रांसफर नहीं? हाँ अब दूसरा बात हो जाएगा ना, ट्रांसफर। उतना धमकी मत दीजिए, उतना धमकी से कोई डरना न जा रहा है। दूसरा बात हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कहाँ कह रहे तू? अरे काम का बात कीजिए ना, क्या काम है? मैंने काम कहा ना। हाँ मैंने काम कहा ना। तो प्रोसेस में गया हुआ है, ये सोशल ऑफिस में आवेदन जमा है, वहाँ से जिला लॉगिन में जाएगा, वहाँ से फॉरवर्ड होके आएगा, ओके अनुशंसित होकर तब हम लोग के लॉगिन में आएगा तो बना। तो विधायक जी ने सचिव के साथ बदतमीजी की। इसके बाद सचिव ने विधायक जी के खिलाफ एफआईआर लिखवा दी है SC/ST एक्ट में। सुनिए। माननीय विधायक जी का फोन आया और धमकी भरे शब्द का उपयोग करते हुए हमको संबोधित किया और जूता से मारने जैसे शब्द का उपयोग करते हुए धमकाए। इसी को हम मैंने आपत्ति दर्ज कराने के लिए SC/ST थाना में आए हुए हैं। हाथ डर लग रहा है। लास्ट में मैंने ये शब्द बोलते हुए धमकी दिए कि यहाँ मैंने ट्रांसफर के फेर में मत रहो, यहाँ पे दूसरा कुछ भी हो सकता है। दूसरा कुछ शब्द कहते हुए ये मैंने क्लियर ना किया कि मैंने क्या कराएंगे, निलंबित कराएंगे कि जान से मारवाएंगे। मैंने दूसरा कुछ कहते हुए दूसरा कुछ शब्द का मैंने यूज करते हुए धमकी भरा शब्द का मैंने। और अब आपको बताता हूं, ये आरजेडी के विधायक को आपने देख लिया, लेकिन बिहार में ये कहा गया पिछले दिनों कि जंगल राज बिहार में लौट रहा है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही थी। अगली तस्वीर दिखाऊं, एक बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। ये आप देख रहे हैं, डब्लू यादव का एनकाउंटर हुआ है। ये कहां एनकाउंटर हुआ? इसने गलती कर दी कि ये यूपी पहुंच गया। अगली तस्वीर देखिए जरा, योगी के गढ़ में पहुंच गया उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कोई बदमाश पहुंचा तो उसका क्या हाल होगा। अगली तस्वीर देखिए। ये आप देख रहे हैं, यूपी पुलिस और बिहार पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और ज्वाइंट ऑपरेशन में इसे ढेर कर दिया गया।
नोएडा एसटीएफ की टीम और बिहार और हापुड़ पुलिस की टीम की कुछ बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको इलाज हेतु अस्पताल में भेजा गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। इस बदमाश की पहचान डब्बू यादव पुत्र सूर्य नारायण यादव निवासी थाना साहेबपुर कमाल जिला बेगूसराय और बिहार के रूप में हुई है। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त हुई तो ये पता चला कि यह अभियुक्त बिहार में बेगूसराय जिले से वांटेड है और इसके ऊपर 50,000 का इनाम है। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज एक और हंगामा हुआ, डिंपल पर बयान और मौलाना पर एफआईआर। हुआ क्या कि डिंपल यादव पहुंची थी, तस्वीर आप देख रहे हैं, डिंपल यादव मस्जिद पहुंची थी जो संसद के पास है, साड़ी पहने हुए थी मस्जिद के अंदर, लेकिन कुछ मौलानाओं को यह अच्छा नहीं लगा। मौलाना साजिद रशीदी ने यह तस्वीर देखने के बाद डिंपल यादव की, सुनिए जरा क्या कहा। लेकिन वहां बैठकर बाकायदा मीटिंग हुई है, चाय आई है, नाश्ता हुआ है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी, एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, बैठी हैं। मौलाना के इस बयान के बाद देखिए, यह तस्वीर आप देख रहे हैं कि एनडीए के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। बयान डिंपल यादव को दिया गया और बीजेपी एनडीए के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। महिला सांसद का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे। महिला सांसद का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे। नारी शक्ति का अपमान। और उसके बाद देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अब देखिए इस पूरे हंगामे में क्या कुछ कहा साजिद रशीदी ने, क्या अखिलेश यादव कह रहे हैं और क्या डिंपल यादव। डिंपल यादव को लेकर मौलाना साजिद रशीदी पर एफआईआर दर्ज हुई है। अखिलेश यादव ने संसद के बगल की मस्जिद में सांसदों के साथ बैठक की, बैठक में सांसद डिंपल यादव भी शामिल थी। मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल के पहनावे पर सवाल उठाए। रशीदी से बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की गई। रशीदी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सपा ने लखनऊ के एक थाने में शिकायत दी है। मौलाना के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कराया है। मौलाना पर अभद्र टिप्पणी, धार्मिक वैमनस्य फैलाने का आरोप है। मौलाना को 3 से 5 साल की जेल और जुर्माना भी लग सकता है। मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये देश भर के इमामों और धर्मगुरुओं का प्रतिनिधि संगठन माना जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी को वोट देने की घोषणा मौलाना रशीदी ने की थी। सुनिए जरा, साजिद रशीदी ने जो बयान दिया उससे वो पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या कह रहे हैं? मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है जो उनके बगल में बैठी हुई हैं। उनको उससे सीख ले लेनी चाहिए थी कि ये मुसलमान है, जिस तरह से ये बैठी है मैं भी कम से कम इस हालत में बैठ जाऊं, इस तरह से बैठ जाऊं। मेरे पास विकल्प ये है, मैं भी पुलिस के पास जाऊंगा, मैं भी वो फ़ोन नंबर्स दूंगा पुलिस को जिन फ़ोन नंबरों से मुझे धमकियां मिल रही हैं। अगर वो माफ़ी मांग लें कि हमने इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ किया है, हम तमाम मुसलमानों से माफ़ी मांगते हैं, तो मैं भी मांग लूँगा। बहुत ही शर्मनाक बात है, और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है, और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साजिद रशीदी ने निहायत निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग हमारी सांसद मैनपुरी के लिए किया है। हमने मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है, मुकदमा जरूर दर्ज होगा और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हमने उनको समय दिया था कि समय रहते माफ़ी मांग ले, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शालीन हैं और सबको लेकर चलते हैं, लेकिन आज तक उनकी माफ़ीनामा आया नहीं। तो अब कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा और वो जेल जाएंगे। शासन और सत्ता से हमें यही उम्मीद है, क्योंकि प्रायोजित और सुरक्षित भी भारतीय जनता पार्टी ही उनको कर रही है। रही आपको बताते हैं कि Realme सीरीज 5G द परफेक्ट AI पार्टी फोन लाया है आपके लिए पूरे दिन की ताजा खबरें, बिल्कुल उसकी 7000 mAh स्लिम बैटरी की तरह जो चले पूरा दिन। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ये धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।